एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो पार्ट 2 में हमने ये वाले टॉपिक्स कवर कर लिए थे। कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। आज हम उसके आगे से करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ की बिजनेस एक्टिविटीज़ की क्लासिफिकेशन कौन सी है। बिजनेस एक्टिविटी है जो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उनकी सब कैटेगरीज भी हैं। देखते हैं टेबल के थ्रू। बिजनेस एक्टिविटी, इंडस्ट्री एंड कमर्स, इसके सब पार्ट कौन से हैं? इंडस्ट्री और कमर्स। इंडस्ट्री के नीचे फर्दर 3 इंडस्ट्रीज़ हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। और कमर्स में ट्रेड एंड एक्सिलरी एड टू ट्रेड है, इसको एक्सिलरी टू ट्रेड भी कहते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री आती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री आती है। टर्शियरी इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट आती है। एंड इन कम्युनिकेशन ट्रेड और ए टू ट्रेड। ट्रेड 2 टाइप्स का है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में रिटेलर्स एंड होलसेलर्स हैं, एक्सटर्नल में एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड रिपोर्ट है। एड्स टू ट्रेड में ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग है। अब इनको फर्दर डिटेल में रीड करते हैं। फर्स्ट इज इंडस्ट्री, मीनिंग एंड टाइप्स। इंडस्ट्री रेफर टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट अ रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। इंडस्ट्री हम उसे कहते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाला काम चलता है। जहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होती है, रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में जो जहाँ पे काम होता है उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि उन्हें कच्चा माल ला के दिया जाता है। कि रॉ मटेरियल क्या होता है कि जैसे गन्ना, उससे शुगर बनती है। रॉ मटेरियल क्या होगा शुगर का? वो गन्ना हो गया, उसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं कि रॉ मटेरियल से जो यूज़फुल प्रोडक्ट तैयार कहाँ भी होता है? इंडस्ट्रीज़ में। उस जो एक्टिविटी ये परफॉर्म करते हैं उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं। एंड इंडस्ट्री आर ऑफ 3 टाइप, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। Primary industry includes all those industries which are concerned with extraction of natural resources and reproduction of living species। कहते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, वो सारी इंडस्ट्री आ जाती हैं जिसमें एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व होती है। एक्सट्रैक्शन मतलब कि बाहर निकालना, रॉ मटेरियल जहाँ पे तैयार होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ रिप्रोडक्शन के थ्रू नई जनरेशन को, जहाँ नई स्पीशीज़ को बनाना। एक्सट्रैक्शन हो जहाँ रिप्रोडक्शन हो, उसे हम कहते हैं ये प्राइमरी इंडस्ट्री है। प्राइमरी इंडस्ट्री 2 टाइप्स की हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती हैं इंडस्ट्रीज विच एक्सट्रैक्ट मिनरल और समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के नाम से क्लियर हो रहा है, एक्सट्रैक्ट मतलब किसी चीज़ को बाहर निकालना। इंडस्ट्रीज वो वाली जो ज़मीन में से मिनरल्स और रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज बाहर निकालती है, उसे हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे ऑयल निकालना, ऐसे जो चीज़ें निकालती है मिनरल्स वगैरह, उन्हें हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़, वो वाली इंडस्ट्रीज़ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। फर्दर इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ ऑफ रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहते हैं कि वो वाली इंडस्ट्री जहाँ तो रेयरिंग हो और ब्रीडिंग हो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिससे कि एक डिफरेंट और अच्छी स्पीशीज़ तैयार हो। जेनेटिक के मतलब कि उनके जीन्स में थोड़े चेंजेस लाकर, डिफरेंट थोड़ा करके उससे जो नई स्पीशीज़ बनाई जाती है, उस इंडस्ट्री को हम जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे प्लांट्स में कर दिया, बर्ड्स में कर दिया, एनिमल्स में कर दिया। ये थी हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। एंड सेकेंड इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्रीज प्रोसेस material produced by a primary industry to produce goods for final consumption or for a further processing by other industrial units। कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री से निकाला गया होता है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है, जिससे फाइनल गुड्स तैयार होते हैं। फाइनल गुड्स तैयार है और वो फर्दर सेल कर दिए जाते हैं कि उनकी फाइनल कंजप्शन हो जाए। डिफरेंट यूनिट्स में लाए जाते हैं कि उनसे फाइनल प्रोडक्ट बनाए जाए। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल एक्सट्रैक्ट बाय प्राइमरी इंडस्ट्री एंड यूज बाय सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री ने ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया और सेकेंडरी इंडस्ट्री ने उसको रिफाइन किया, उसको मतलब कि इम्प्योरिटीज सारी निकाल के उसमें से प्योर ऑयल निकाल के फर्दर सेल कर दिया। सेकेंडरी इंडस्ट्री फर्दर इज़ ऑफ 2 टाइप्स। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी आगे 2 टाइप्स की हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज।
मैन्युफैक्चर मतलब किसी चीज़ को बनाना, कंस्ट्रक्शन मतलब किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना। मैन्युफैक्चर और कंस्ट्रक्शन में फ़र्क है। मैन्युफैक्चर जो बनती है, मशीन्स बनाती हैं। कंस्ट्रक्शन में होता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। मैन्युफैक्चर और कंस्ट्रक्शन में दोनों में फ़र्क है। मैन्युफैक्चर में प्रोडक्शन होती है और कंस्ट्रक्शन में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे प्लांट वगैरह वो बनाए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, these industries are engaged in a process of conversion of raw material और semi finished goods into the finished goods। कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल को, जहाँ सेमी फिनिश्ड गुड को, सेमी फिनिश्ड गुड होते हैं कि जो फिनिश्ड होने की कगार पे हैं कि बस अब नेक्स्ट स्टेप पे वो फिनिश्ड गुड बन जाएंगे। कहते हैं रॉ मटेरियल को या सेमी फिनिश्ड गुड्स को फिनिश्ड गुड्स में जो इंडस्ट्री कन्वर्ट कर देती है उसे हम कहते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। जैसे आयरन इनटू स्टील, आयरन को स्टील को ऐसे जो मैन्युफैक्चर करती है, आयरन से स्टील बनाना। आयरन भी एक एंड प्रोडक्ट है, मतलब कि वो भी ऐसे यूज़ किया जाता है, लेकिन सेमी फिनिश्ड गुड है। आयरन को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। आयरन से स्टील बनाई, फिर वो गया जो होती है वो प्राइमरी इंडस्ट्री, उन्होंने क्या ला के दी, आयरन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है, उसने क्या किया, उससे स्टील बनाई और फर्दर सेल कर दी। ठीक है, उसे कहते हैं कि ये मैन्युफैक्चर हो गया, जिसमें रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड गुड्स को फिनिश गुड्स बना दिया जाए, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है ना, वो दो प्रकार के गुड्स बनाते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स को कैपिटल गुड भी कहा जाता है। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? द गुड्स विच कैन बी डायरेक्टली कंज्यूम बाय अ कंज्यूमर आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। कहते हैं कि वो वाले गुड्स जो डायरेक्टली एक कंज्यूमर आके हमारे जैसा कंज्यूम कर ले, जैसे ऑयल हो गया, सोप हो गए, कोई खाने वाली चीज़ हो गई। ठीक है। इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब कैपिटल गुड्स भी इनको कहा जाता है। द गुड्स विच आर प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स आर नॉन एज इंडस्ट्रियल गुड्स। कहते हैं कि इंडस्ट्रियल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, मतलब मशीन्स वगैरह बनाते हैं। जैसे स्विंग मशीन बना दी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने स्विंग मशीन बना दी, कपड़े सिलने वाली मशीन बना दी, जिससे कि वो फर्दर कपड़े सिलना शुरू करेगी और उससे जो कपड़ा है रॉ मटेरियल उसको एक एंड प्रोडक्ट बना सकते हैं। समझ आई? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स बनाए जाते हैं। कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो डायरेक्ट कंज्यूम हो जाए, ऑयल को और सोप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट कंज्यूम हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल गुड में क्या होता है कि मशीन्स वगैरह बना देते हैं जो कि फर्दर गुड्स की प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। मशीन्स और टूल्स वगैरह बना देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का भी आगे टाइप्स हैं। इसका चाहे तो आप टेबल भी बना सकते हो। अगर आपको लगे कि हमारा आंसर नहीं इतना इफेक्टिव लग रहा तो आप इसका टेबल भी बना सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर लिख के, और इफेक्टिव सा कोई टेबल बना सकते हो। फर्स्ट इज़ एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़। Analytical industries which analysis and separate different element from a same material as in a case of oil refinery। कहते हैं कि एनालिटिकल में क्या होता है, इस इंडस्ट्री में जो सेपरेट कर देते हैं, जैसे उसका वेस्ट होता है ना, जैसे ऑयल हो गया, ऑयल को रिफाइन कर देते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको सेपरेट कर देते हैं, और जो मटेरियल जो चाहिए हमें वो एक सेपरेट हो जाता है, वो साइड पे आ जाते हैं, इम्प्योरिटीज साइड पे आ जाते हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्री में यही होता है, विच एनालिसिस एंड सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम अ सेम मटेरियल। एक ही मटेरियल से डिफरेंट जो हमें प्रोडक्ट्स, मतलब कि जो हमें चीज़ें नहीं चाहिए, जो इम्प्योरिटीज़ है उसमें से निकाल के उसे एक प्रोडक्ट को साइड कर लेती है, उसे कहते हैं एनालिटिकल, मतलब सेपरेट कर देती है इम्प्योरिटीज़ को, एलिमेंट्स को सेपरेट कर देती है। नेक्स्ट वन इज़ सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ विच कंबाइन 2 और मोर मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू प्रोडक्ट। कहते हैं कि सिंथेटिक होता है कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल्स को कंबाइन कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या एक नया एंड प्रोडक्ट, एक नया न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे सीमेंट में कुछ और भी बना देते हैं, कितना कुछ मिला देते हैं कि इधर से कोई और मिला दिया, उधर से कोई मिनरल मिला दिया, तो उससे एक प्रोडक्ट बना सीमेंट। कॉस्मेटिक, इसमें भी कितने बहुत डिफरेंट चीज़ें डलती है, जिससे एक एंड प्रोडक्ट, नया एंड प्रोडक्ट बनता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन विच रॉ मटेरियल is processed through various stages of production and then finished goods are manufactured। कहते हैं कि जिसमें जो
प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है ना, उससे उसको काफ़ी स्टेजेस से पार होना पड़ता है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ऐसे करके। जैसे फर्स्ट स्टेज में उसकी जो वेस्ट है वो साइड कर दिया, सेकंड में उसको शेप दे दी, थर्ड में उसमें एंड उसका मतलब कि फ्लेवर डाल दिया। ऐसे डिफरेंट स्टेजेस से क्रॉस करता है, जिससे कि एंड पे आके एक फिनिश गुड बनता है। ठीक है, इसे प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि स्टेजेस होती हैं, डायरेक्ट नहीं बनता, स्टेज बाय स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ऐसे करके एक फिनिश्ड गुड तैयार होता है। जैसे शुगर एंड पेपर। शुगर जो होता है, शुगर केन पहले आता है, उसको छिलते हैं, उसका जूस निकालते हैं। आई डोंट नो कैसे कैसे करते हैं, कि काफ़ी स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं कि अब शुगर केन को ऐसे करेंगे, शुगर केन को ऐसे करेंगे, फिर एक शुगर तैयार होती है, कि उसमें स्टेप्स होते हैं। वही उसको हम क्या कहते हैं, ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बना है। नेक्स्ट वन इज़ असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली मतलब असेंबल करना है, किसी को कंबाइन करना, इकट्ठा करना। in which various finished product are combined to produce a new finished product। असेंबली इंडस्ट्री में, या असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि फिनिश्ड गुड्स, कितने सारे फिनिश्ड गुड्स जो होते हैं उनको कंबाइन कर दिया जाता है, जिससे एक नया फिनिश्ड गुड बन जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि फिनिश्ड गुड्स ही होते हैं। पीछे वाले में वो थे थोड़े मतलब कि सेमी फिनिश्ड गुड्स वगैरह थे, इसमें फिनिश्ड गुड्स जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको ही दोबारा यूज़ करके एक और नया प्रोडक्ट बना देते हैं, उसे हम कहते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार, टीवी, वॉचेस एट्सेट्रा। कार में क्या होता है, टायर्स वगैरह होते हैं, वो फिनिश्ड गुड्स ही हैं। ठीक है ना, उनकी आगे फर्दर प्रोडक्शन तो नहीं ना होनी, उन्होंने कोई प्रोडक्शन प्रोसेस से नहीं जाना। फिनिश्ड गुड्स से एक और नया प्रोडक्ट तैयार हो गया, कार। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये असेंबलिंग इंडस्ट्री हुई। एंड सेकेंड वन इज़, पहले हमने वो किया ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अब हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में इसमें है, दिस इंडस्ट्रीज़ आर इन्वॉल्व इन आ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, रोड एज वेल एज टनल एंड कैनाल्स। कहते हैं कि इसमें क्या होता है, ये वाली इंडस्ट्रीज़ किसके लिए बनी होती हैं कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी होती है, बिल्डिंग्स की, डैम्स की, ब्रिजेस की, रोड्स वगैरह ये बनानी होती हैं। इन्हें कोई कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करना, इन्होंने बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है। जैसे इसमें इंजीनियरिंग स्किल्स कामयाब होते हैं। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर स्किल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। इंजीनियरिंग स्किल्स चाहिए इसमें, कोई भी बंदा जाके कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नहीं जा सकता जब तक उसके पास इंजीनियरिंग स्किल्स ना हो। नेक्स्ट हम करते हैं टर्शरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री को हम सर्विस भी कहा जाता है, सर्विस इंडस्ट्री, क्योंकि इसने कोई चीज़ बनानी नहीं होती, जस्ट द थिंग इज़ इसने सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, फैसिलिटीज़ देनी होती है। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटी एंड सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसका क्या काम होता है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री है ना, उनको हेल्प देनी, उनके प्रोडक्शन में उनका जो काम है उसमें थोड़ी सी उनको हेल्प कर दे, कि ताकि उनका जो बना है काम वो अच्छे से चलता रहे। इट इज़ कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विस विच फैसिलिटेट अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। का काम क्या होता है कि इसने सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं, जिससे कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो चल रहा है मार्केट में वो कंटिन्यू रहे, वो स्मूथ रहे, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए। द वेरियस टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ टर्शरी इंडस्ट्री आर, इसमें भी आप बना सकते हो टेबल। अगर आपको अकेला इतना ही आ गया है कि टर्शरी इंडस्ट्री को एक्सप्लेन कर दो, तो आप इसमें टेबल बना के अपने आंसर को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। डिफरेंट टेबल्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं डिफरेंट डायग्राम्स इफेक्टिव वाली जो आई कैचिंग हो ऐसी बनाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपके लिए ज़रूर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स के लिए डिफरेंट इफेक्टिव +1 और +2 दोनों के लिए मैं बनाऊँगी वो डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह, जो आपके टीचर्स को पसंद आएंगे और आपको मार्क्स अर्न करने में हेल्प होगी। फर्स्ट इज़ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। इट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमें पता है ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है कि जो गुड्स हैं उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे पहुंचाने के लिए जस्ट एक ट्रांसपोर्ट ही होती हैं। ट्रांसपोर्ट में आ जाते हैं जैसे शिप्स हो गई, प्लेन हो गई, कार्स वगैरह, कार्स नहीं, जैसे ट्रक्स वगैरह हो गई, ट्रॉली वगैरह हो गई, कि एक जगह से दूसरी जगह तक गुड्स को पहुँचाना, उसे हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू कर सकते हैं, जो कि हमें सर्विस इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। सेकंड वन इज़ बैंकिंग।
प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू इंडस्ट्री एंड ट्रेडिंग फर्म की, इसमें कहते हैं कि क्रेडिट प्रोवाइड करता है। क्रेडिट मतलब उधारी देना। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो कि अपनी बलबूते पे पूरा मतलब कि पूरा का पूरा साल निकालते, उसको इतना ही प्रॉफिट हो जाए कि उससे किसी की ज़रूरत ही ना हो। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं होती। हर किसी को लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। वो बैंक उन्हें लोन देते हैं कि फॉर सम टाइम आप लोन ले जाओ, जब आपका काम हो जाए, प्रॉफिट अर्न हो जाए, तो आप हमें लोन जो है रिटर्न कर देना विद इंटरेस्ट। वही कहते हैं कि ये इनको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं कि जिससे इनका जो ट्रेड है वो चलता रहे। थर्ड वन इज़ इंश्योरेंस, प्रोवाइड कवरेज फ्रॉम अ वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस हम क्यों कराते हैं कि अगर मान लो हमारा कोई नुकसान हो गया, उससे हमें भरपाई मिल सके। इंश्योरेंस हुई है, अगर मान लो आपने कार की इंश्योरेंस कराई है, आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया, आप इंश्योरेंस वालों को बता सकते हो कि हाँ जी मेरे ऐसा एक्सीडेंट हो गया और आप मुझे क्लेम दो, जो मैं आपको प्रीमियम देता था उसके रिटर्न आप मुझे वो रिटर्न करो, मैंने अपनी कार को ठीक कराना है। इंश्योरेंस मतलब कि आप इंश्योर हो गए कि हाँ अगर मेरा कोई भी सामान, किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, उसकी इंश्योरेंस है और मैं उसको उस रिस्क को कवर कर सकता हूँ। नेक्स्ट वन इज़ वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग आप कह सकते हैं जैसे गैराज, गोडाउन वगैरह होते हैं ना, कमर्शियल लैंग्वेज में उसे वेयर हाउस भी कहते हैं। प्रोवाइड स्टोरेज प्लेस फॉर गुड्स प्रोड्यूस बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। या क्या कहते हैं कि एक गुड्स एंड सर्विसेज को प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री ने जो गुड्स और सर्विसेज बनाए हैं कि अगर उनकी एट अ टाइम नीड नहीं है तो वो उन्हें, ये जो वेयर हाउस होते हैं ये स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप इनको रख लो यहाँ पे जब तक रखना चाहो, और जब इनकी डिमांड राइज हो जाए तब आप इनको मार्केट में सेल कर लेना। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइजिंग अगर नहीं दोगे तो प्रोडक्ट पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनाए, मार्केट में कब आया है, कुछ नहीं पता चलेगा। एडवर्टीजमेंट क्या करती है? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर। एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम जान जाते हैं कि हाँ जी मार्केट में ये वाला प्रोडक्ट आया है, इसके ये फीचर है, इसका ये काम है और इसका ये प्राइस है। इससे क्या होता है कि कंज्यूमर को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और अगर उसको नीड है तो वो कंज्यूम कर लेता है। यहाँ पे हमारा इंडस्ट्री का ख़त्म हुआ, ठीक है, जिसमें हमने इंडस्ट्री में क्या क्या पढ़ा। 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, जिसमें प्राइमरी में 2 थे, इसमें सेकेंडरी में फर्दर 2 थे और टर्शरी में जिसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है उसमें 5 थे। अब हम करते हैं कमर्स। कमर्स क्या होती है? इट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स में वो सारा कुछ आ जाता है, वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें गुड्स और सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। गुड्स और सर्विसेज बनाई किसने है? इंडस्ट्री में। अब उनको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, खुद तो पास रख नहीं सकते। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका है? कमर्स का। कमर्स इज बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल कंज्यूमर। कहते हैं कि जो कमर्स है ना वो इंडस्ट्रीज़ की ट्रेड की बैकबोन है। अगर मान लो हो ही ना कमर्स, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह कंज्यूमर तक गुड्स प्रोवाइड हो ही ना, तो कुछ नहीं हो सकता, कोई काम ही नहीं हो सकता। मतलब कि ट्रेड एकदम ज़ीरो हो जाएगा। खुद बना के रख लिया, पैसा इन्वेस्ट कर लिया, उसके रिटर्न में कुछ अर्न हुआ नहीं, फेलियर हुआ। तो कहते हैं कि कमर्स जो है वो इंडस्ट्री की बैकबोन है। अगर ये ना हो तो इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती। जो गुड्स एंड सर्विसेज एक प्लेस पे बने हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सारे ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे कंज्यूमर के पास। वेरियस हिंड्रेंस आर रिमूव बाय कमर्स विच आर गिवन बिलो। हिंड्रेंस होती है रुकावटें, काफ़ी रुकावटें आती हैं इसमें जब ट्रेड होता है, तो जो कि कमर्स ने काफ़ी इम्प्रूव किया है कि इसको सारी हिंड्रेंस को रिमूव हो जाए। फर्स्ट इज़ फंक्शन ऑफ कमर्स, मतलब रोल ऑफ कमर्स, ट्रेड एंड एक्सिलरी टू ट्रेड। फंक्शन ऑफ कमर्स, रोल ऑफ कमर्स, ट्रेड एंड एक्सिलरी टू ट्रेड। एड टू ट्रेड भी कहते हैं, एक्सिलरी टू ट्रेड भी कहते हैं। द गुड्स प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर ओनली बिकॉज ऑफ कमर्स। कहते हैं कि जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, है ना, वो एक कंज्यूमर के पास तब ही पहुंचेंगे अगर कमर्स हो गई तो। कमर्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। इसका कौन कौन से फंक्शन है? फंक्शन ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे कि ये जो हिंड्रेंस है वो रिमूव करती है। कमर्स कौन कौन से हिंड्रेंस रिमूव करती है आप बताओ, वो कहेंगे कि फंक्शन क्या है, कमर्स के फंक्शंस क्या हैं। तो आपने लिखना है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन की रुकावट को ये ख़त्म करती है। देखते हैं इसमें क्या है।
द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ अ गुड्स आर नॉट ऑलवेज सिचुएटेड इन अ सेम लोकेलिटी। कहते हैं कि जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर होता है, बनाने वाला और ख़रीदने वाला, एक ही जगह पे नहीं होते, सेम लोकल में लोकेलिटी में नहीं होते, डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं। दस द प्रोड्यूसर इज़ नॉट एबल टू हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर कि जो टू सेल हिज प्रोडक्ट। कहते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है कंज्यूमर के पास कि हाँ जी मैंने ये गुड बनाया है और वो मेरा कंज्यूमर है, उसको मैंने बेचना है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता। अपने गुड्स को सेल करने के लिए प्रोड्यूसर का कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता। देयर इज़ अ नीड ऑफ अ पर्सन who could buy product from the producer and sell them to ultimate consumer। कहते हैं कि एक बंदा चाहिए। 1 second। there is a need of a person। एक पर्सन की नीड हो जाती है, वहाँ पे एक बंदे की ज़रूरत हो जाती है जो कि प्रोडक्ट को बाय करे एंड प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट बाय करे एंड सेल देम टू अल्टीमेट कंज्यूमर। ये आ गया रिटेलर, चाहे कह लो होलसेलर। ऐसे वाले बंदे जो बीच बीच में से आते हैं कि जैसे प्रोड्यूसर ने ली, ठीक है, बना दी, उसने प्रोडक्शन कर दी। होलसेलर जो होगा उसने बल्क में जाके बल्क में गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर से परचेज़ कर लेगा। फिर जो रिटेलर होता है, जो आम शॉप्स वाले हैं, रिटेलर क्या होगा कि जितनी उसकी डिमांड है, मतलब कि मार्केट में उसको पता है कि इतनी डिमांड है, वो जाके होलसेलर से उतना गुड ले आएगा और आगे अपने मार्केट में अपनी दुकान पे आके सेल कर देगा। तो ऐसे क्या हुआ कि पर्सन्स आए, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में 2 पर्सन आए, होलसेलर एंड रिटेलर। डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, ये दोनों ने कंज्यूमर तक फाइनल गुड्स पहुंचाए, जिससे क्या हुआ कि कंज्यूमर की नीड फुलफ़िल हुई और प्रोड्यूसर जिसका सारा काम आया था, जो उसने सारा काम किया था, इतनी मेहनत लगी थी, उसको उसका जो है रिटर्न मिल गया। ट्रेडर हैव एंगेज टू सर्व एज अ लिंक बिटवीन अ प्रोड्यूसर एंड अ कंज्यूमर। ये ट्रेडर्स होते हैं ना, ये दोनों ट्रेडर्स हैं। ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है कि ये प्रोड्यूसर में और कंज्यूमर में इनडायरेक्ट लिंक बना देते हैं। दोनों में एज अ लिंक बनाए होते हैं। होलसेलर, रिटेलर एंड अ मर्चेंटाइज एजेंट ऑपरेट टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। होलसेलर, रिटेलर्स और मर्चेंटाइल होते हैं कि ये सारे पर्सन होते हैं जो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच इन्वॉल्व होते हैं। इन दोनों के बीच में लिंक बना देते हैं जिससे कि हिंड्रेंस ऑफ पर्सन रिमूव हो जाती है। आप ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं, जैसे फंक्शन ऑफ कॉमर्स, हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। ऐसे आप बना सकते हो, जिससे कि अगर आपके पास, मैंने पिछले पेज पे इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे स्पेस पूरी नहीं थी। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप पहले ऊपर एक पॉइंट जैसे मैंने किया एक्सप्लेन करके फर्दर आप अपनी डायग्राम शुरू कर सकते हो कि ऐसे नंबर नहीं कटते। इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ जी बच्चे को आता है, कुछ ना कुछ आता है, ये बच्चा क्रिएटिव भी है। हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। सेकंड वन इज़ कि इससे क्या होता है कि प्लेस की हिंड्रेंस, प्लेस की रुकावट भी दूर होती है। गुड्स में बी प्रोड्यूस एट अ प्लेस वेयर एडवांटेज ऑफ लोकेशन अदर देन द मार्केट आर अवेलेबल। कहते हैं कि जो गुड्स है प्रोड्यूस होते हैं, 1 मिनट, इसमें कहते हैं कि कई बार होता है कि गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसके लोकल में काफ़ी एडवांटेज होती है, बस मार्केट को छोड़कर। मार्केट अवेलेबल नहीं होती, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो जाता है वहाँ पे अच्छे से, बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं, लेकिन मार्केट नहीं है, उनके लोकल पे मार्केट नहीं है। यह क्या हो गई, प्लेस की हिंड्रेंस आ गई। तो द बैरियर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द मार्केट वेयर दिस प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड इज रिमूव्ड बाय द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को, प्लेस की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। बैरियर आ गया, एक रुकावट आ गई कि मार्केट जो है वो प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है और इसके लोकल पे बाकी सारी फैसिलिटी हैं, लेकिन जो मार्केट है वो वहाँ है। तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक गुड्स जो हैं यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएंगे, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एक इनको रुकावट थी कि हम अपने गुड कैसे सेल करें, कैसे कंज्यूमर तक पहुँचाएं, मार्केट में कैसे जाएं, वो कैसे हुआ, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ट्रांसपोर्ट जो थी उन्होंने एक गुड्स यहाँ से उठाए, मार्केट में जाके बेच दिए, मार्केट में दे दिए, जिससे क्या हुआ कि हिंड्रेंस ऑफ प्लेस रिमूव हो गई। जो कंज्यूमर था उसको जो चाहिए थे गुड्स वो से मिल गए। दस ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। नेक्स्ट वन इज़ हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम की भी काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस होती है। मैंने थोड़े ज़्यादा एक्सप्लेन किए हैं, अगर आप चाहते हो कि थोड़े कम करने हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो।
ज़्यादा डिटेल देने के लिए इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिखा है, अगर आपने नहीं लिखना तो वो आपकी मर्ज़ी है। Some goods are produced in a particular season only but demanded throughout the year. For example, wheat, rice, etc. कहते हैं कि कई गुड्स होते हैं जिनकी प्रोडक्शन जो है वो पर्टिकुलर सीज़न में होती है, पर उनकी डिमांड पूरा साल चलती है। पूरा साल उनकी डिमांड होती है कि हमें जो ये चाहिए, पूरा साल चाहिए, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन पीरियड होता है वो लिमिटेड होता है, सीजनल होता है। जैसे आप देख लो, वीट होता है, राइस होता है। वीट जो होती है वो विंटर्स में होती है, राइस जो होती है वो समर में होती है। इनके पर्टिकुलर टाइम है, सीज़न है इनका, लेकिन ये पूरा का पूरा साल इनकी पूरा साल डिमांड इनकी ऑन द टॉप ही रहती है कि हर बंदे को खाना पानी तो चाहिए। ऑन अदर हैंड सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द ईयर एंड डिमांडेड इन अ पर्टिकुलर सीजन। कहते हैं कि कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो पूरा साल प्रोड्यूस होते हैं, उनके प्रोडक्शन पूरा साल होती है, लेकिन उनको डिमांड करने वाला सीज़न आता है, जैसे सीजनल होती है उनकी डिमांड। ठीक है, ऊपर वाले केस में थे जो प्रोडक्शन थी वो थी सीजनल, नीचे वाले केस में जो है डिमांड वो सीजनल है। इस केस में क्या होता है, द गुड्स नीड टू बी केप्ट सेफ एंड फ्रेश। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय वेयर हाउस। कहते हैं कि इसको फिर क्या होता है, गुड्स बने हुए हैं, ठीक है, उनको क्या जैसे पूरा साल चाहिए, गोडाउन में कनक की बोरियाँ जैसे रख देते होते हैं कि वो फ्रेश भी रहे और सेफ भी रहे, तो कि जब डिमांड ज़्यादा हो जाए तब उनको सेल कर दो। कहाँ पे रखी जाती हैं, वेयर हाउस पे। तो टाइम की जो होती है हिंड्रेंस, उसे कौन रिमूव करता है, वेयर हाउस। गुड्स आर केप्ट सेफली इन अ वेयर हाउस एंड सोल्ड आउट व्हेन डिमांड राइज। जब डिमांड होती है तो गुड्स वेयर हाउस से, गोडाउन से निकाल के मार्केट में सेल कर देते जाते हैं। हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज के हिंड्रेंस को रिमूव करने के लिए क्या आया था, देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। अब देखो, प्रोडक्शन हुई और सेल हुई, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम गैप लग जाता है। ये नहीं कि आज आपने प्रोडक्शन की तो कल आप सेल कर सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रोडक्शन होते होते मंथ लग जाता है, ठीक है। फर्दर अगर आपके लोकल में मार्केट नहीं है तो उसकी शिपिंग में मंथ लग जाता है। आपने प्रोडक्शन आज की है, आपका 2 लाख का खर्चा आया है, ठीक है, आपने फर्दर आगे भी प्रोडक्शन करने हैं, लेकिन आपकी सेल जो है 2 महीने के बाद हो रही है, मतलब आपको मनी चाहिए। The trader purchase goods from a producer and then sell to the consumer. It take time to collect money after sale. जो ट्रेडर होते हैं वो परचेज करते हैं प्रोड्यूसर से, ऐसे फर्दर आगे स्टेप चलते जाते हैं कि जिससे मनी चाहिए होती है, एकदम से मनी नहीं मिल जाती, टाइम लगता है। देयर इज़ अ नीड टू फाइनेंस ट्रेड एक्टिविटीज़। फिर क्या हो जाता है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपकी प्रोडक्शन हुई है, आपने सेल करने के लिए भेजा है, लेकिन मनी अभी नहीं आई। कई बार होता है क्रेडिट पे दे देते हैं, मनी अभी नहीं आई, पर आपको तो चाहिए ना मनी, आपने फर्दर सेल करने हैं, फर्दर प्रोडक्शन करनी है, उसको क्या होता है, फिर फाइनेंस की नीड आई। द कमर्शियल बैंक हेल्प ट्रेड इन अ शेप ऑफ ओवरड्राफ्ट, लोन एंड कैश क्रेडिट। फिर क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स जो आपके लोकल पे बैंक होते हैं, जैसे पीएनबी हो गया, स्टेट बैंक हो गए, सेंट्रल बैंक नहीं, पीएनबी, स्टेट बैंक, ऐसे जो हो गए, एचडीएफसी, ये क्या होता है, आपको लोन दे देते हैं। किसकी शेप में, जैसे ओवरड्राफ्ट हो गया, लोन्स हो गए, कैश क्रेडिट हो गया, इनकी शेप में, इनके रूप में आपको फाइनेंस प्रोवाइड कर देते हैं कि आप अपनी प्रोडक्शन कंटिन्यू रखो, जब आपकी सेल आ जाएगी तो आप हमें रिटर्न कर देना, उसी पैसे से आप रिटर्न कर देना हमें। बैंक आर हेल्पिंग इन एक्सटर्नल ट्रेड ऑल्सो बाय इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बाय प्रोवाइडिंग फॉरेन करेंसी। ये इंटरनल मतलब की कंट्री में ही नहीं होता, बाहर की अगर आपने फ़ॉरेन में भी करना है, आपका ट्रेड इंटरनेशनल है, तो आपने बाहर भी गुड्स बेचने हैं, उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो बैंक उसमें भी हेल्प करता है। वो क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देता है। ये सारे जो हैं वो आप फर्दर पढ़ लेंगे, फिर आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर इससे मैंने पढ़ाया तो थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी, अभी आप ऐसे जस्ट याद करें, जब आप हायर स्टैंडर्ड में होंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो गया। कहते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट भी दे देते हैं कि ये देखो ऐसा है, इसको हमने क्रेडिट आप दे दो, और बाय प्रोवाइडिंग फॉरेन करेंसी, जो आरबीआई होता है ना, उसके पास फॉरेन की करेंसीज होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, आप जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके पास भी होती है, वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को वो दे देते हैं कि लो आप करेंसी ले लो, और जिस कंट्री में आपको इन्वेस्ट करना है, जिसमें आपका खर्चा आ रहा है, आप उसमें लगा दो। जब आपके पास वो मनी आ जाएगी, आपका जो होता है सेल आके उसकी रिटर्न आ गया, तो आप हमें रिटर्न कर देना, ठीक है। तो एक्सचेंज की कौन सी ये प्रॉब्लम है, कौन सॉल्व करता है, बैंक्स, ठीक है। फाइनेंस की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है, बैंक्स। एंड नेक्स्ट वन इज़ हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क भी बहुत होता है बिजनेस में, बिजनेस शुरू किया, रिस्क तो होता ही होता है। देयर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
There can be risk due to fire or theft. The fear of loss of goods due to any cause act as an obstacle in a development of trade। कहते हैं कि रिस्क जो है वो आया ही रहता है। ट्रांसपोर्ट, अगर जाते जाते ट्रांसपोर्ट आपने भेजी है, जाते जाते उसका एक्सीडेंट हो गया, जहाँ किसी ना किसी रीज़न से आपका ट्रांसपोर्ट में रुकावट आ गई, ठीक है, आपकी बिज़नेस में आग लग गई, चोरी हो गई, आपको लॉस हो जा रहा है, आपको एक जो होता है आपके आगे ऑब्स्टेकल्स आई जा रही हैं, आपका जो बिज़नेस है वो ऊंचाइयों पे नहीं जा रहा, मतलब कि नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं, द इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड अ कवरेज फॉर ऑल टाइप ऑफ लॉसेज ऑफ गुड्स। कहते हैं कि इससे जो रिस्क को कौन कम करता है, इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, अगर मान लो आपने ट्रांसपोर्ट भेजी है कि हमारा ये वाला गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रक जा रहा है यहाँ पे, उसकी आपने इंश्योरेंस कराई है, अगर बाई चांस जाते जाते वो कहीं मतलब कि टूट फूट गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम करेगी और आपका जो लॉस हुआ है उसे कवर करेगी। ऐसा कोई भी अगर आपने इंश्योरेंस कराई है, कोई लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करेगी। रिस्क किसने कम कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी। द इंश्योरेंस कवरेज हैज़ गिवन आ फिलिप नॉट ओनली टू द नेशनल ट्रेड बट ऑल्सो टू द इंटरनेशनल ट्रेड। ये नेशनल ट्रेड के लिए नहीं होते बस, अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, इंटरनेशनल ट्रेड भी इससे हेल्पफुल है। इंटरनेशनल ट्रेड अगर आप जाते जाते मान लो आपका शिपिंग के थ्रू जा रहा है, प्लेन के थ्रू जा रहा है, किसी ना किसी रीज़न के थ्रू अगर आपका सामान नहीं पहुंचा, नुकसान हो गया है, प्लेन क्रैश हो गया, जहाँ शिप डूब गई है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम कर लेती होती है। एंड लास्ट वन इज़ हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान, पता होना, इन्फॉर्मेशन होनी। इन्फॉर्मेशन हमें किससे होती है, एडवर्टीजमेंट से। द कंज्यूमर में नॉट बी अवेयर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस गुड्स इन द मार्केट। कंज्यूमर जो होते हैं ना, उनको नहीं पता होता कि मार्केट में ये वाला गुड्स आया है, इसकी प्लानिंग हो रही है, ये वाला आ गया। अब देखो आईफोन आया है, हमें कौन सा पता, कैसे पता चलेगा कि 13 आ गया, 12 आ गया, 11 आया। जब 11 आया था किसको पता, तो सपना थोड़ी ना आता है कि ये जी लॉन्च अब ये आ गया है, अब 12 आ गया, 13 आ गया। कंपनीज़ क्या करती हैं, उसकी एडवर्टीज़मेंट देती हैं। क्या करती हैं, पब्लिक को उसकी इंफॉर्मेशन देती हैं, उसकी एडवर्टीज़मेंट करती हैं, जिससे पब्लिक को पता चलता है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट आ गया है। द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ गुड इज़ अ ग्रेट हिंड्रेंस इन अ वे ऑफ कंज्यूमर बाइंग दैम। ये बहुत बड़ी हिंड्रेंस होती है अगर आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में ये गुड आया है। अगर मान लो आपने फ़ोन लेना है, अच्छा सा फ़ोन सैमसंग का, कोई भी कंपनी का लेना है, अगर मान लो आपने लेना है, आपको कोई एडवर्टीज़मेंट आई ही नहीं सैमसंग कंपनी के थ्रू, ठीक है, अगर आपको आई ही नहीं कोई इन्फॉर्मेशन, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये फ़ोन भी आया है, तो आप वो गुड नहीं परचेज़ कर पाएंगे। जिससे क्या पता चल रहा है कि एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। द प्रोड्यूसर विल ऑल्सो लाइक टू इंक्रीज हिज कस्टमर। द एडवर्टीज़मेंट हेल्प इन इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर अबाउट द अवेलेबिलिटी एंड यूजफुलनेस ऑफ अ वेरियस प्रोडक्ट इन अ मार्केट। ये वाली हिंड्रेंस कैसे रिमूव होती है, एडवर्टीज़मेंट के थ्रू। एडवर्टीज़मेंट सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड हो जाती है। अब देख लो कोई मोबाइल ऐड आती है, उसमें मोबाइल की स्ट्रक्चर बताते हैं, उसकी स्क्रीन बताते हैं, उसकी बैटरी बैकअप, उसका कैमरा, उसके सारे फीचर्स फंक्शन काफ़ी बताते हैं। कि इससे क्या पता चलता है, एंड में प्राइस भी बता देते हैं। इससे क्या पता चलता है कि ये जो फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन है, जो इसका ये फीचर है। अगर आपको ऐसा ही एग्जैक्ट फ़ोन चाहिए तो आप आ सकते हैं। कंज्यूमर को सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अगर मान लो उसको वही वाला फ़ोन चाहिए था जिसकी एडवर्टीज़मेंट आई, तो वो जाके परचेज़ कर सकता है। इससे क्या हुआ, प्रोड्यूसर को भी हेल्प हो गई और कंज्यूमर को भी हेल्प हो गई। नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एडवर्टीज़मेंट के थ्रू नॉलेज स्प्रेड होती है, जिससे कि कौन सी, अब नॉलेज की हिंड्रेंस किससे सॉल्व हुई है, एडवर्टीज़मेंट के थ्रू। ये हमारे हो गए। नेक्स्ट आ जाती हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्स। कमर्स फर्दर आगे काफ़ी है, ठीक है, वो तो हमने फंक्शन किए थे पीछे, हिंड्रेंस रिमूव कैसे होती हैं, इसका डिफरेंट क्वेश्चन आता है। अब हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसी होती हैं। कमर्स इज क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड टर्म्स, फर्स्ट इज ट्रेड एंड सेकंड वन इज एड्स टू ट्रेड या एक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कमर्स दैट डील विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड में क्या होता है कि जो गुड्स हैं उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है, खरीदा बेचा। इसका जो ट्रेड है, इसका ये काम होता है कि गुड्स खरीदा और फर्दर बेच दिया। ट्रेडर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। जो ट्रेडर्स होते हैं ना, ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये प्रोड्यूसर नहीं है। ट्रेडर जैसे रिटेलर और होलसेलर, ये वाले होते हैं बंदे ट्रेडर्स।
ये क्या करते हैं कि कंज्यूमर में और प्रोड्यूसर में लिंक बना देते हैं। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक वो गुड्स पहुंचाया, किसके थ्रू पहुंचाया? ट्रेडर्स के थ्रू, ठीक है। जिससे क्या हुआ, वो लिंक बन गया और कंज्यूमर को उसका गुड मिल गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ट्रेड बाय किया, होलसेलर ने बाय किया, रिटेलर को बेच दिया, रिटेलर ने होलसेलर से बाय किया और फर्दर कंज्यूमर को बेच दिया। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स चल रही है, ठीक है, ध्यान देना है। 2 टाइप ऑफ ट्रेड्स आर इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल वाला और एक्सटर्नल वाला। इंटरनल में होता है, इंटरनल ट्रेड रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। इंटरनल मतलब अंदर ही अंदर, अपनी कंट्री के जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अंदर जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होती है, ठीक है। जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अपनी कंट्री के अंदर अंदर बाउंड्रीज के अंदर अंदर चलती है, उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। जैसे इसकी है फॉर द 2 टाइप्स, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। ये 2 बंदे होते हैं बीच में, उनको भी हम देख लेते हैं कौन से हैं। आपको छोटी छोटी डेफिनेशन आ सकते हैं कि व्हाट इज़ होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, ऐसे आ सकते हैं। इसके लिए छोटा से छोटा क्वेश्चन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। होलसेल ट्रेड, wholesale trade is concerned with buying goods from a manufacturer or a dealer or a producer in a large quantities and sell them in a smaller quantities to other who may be retailer or even consumer। कहते हैं wholesale, wholesale मतलब सारा, बल्क में ज़्यादा जो होती है, प्रोड्यूसर से होलसेलर जो होते हैं ना, बल्क में गुड्स होलसेलर्स जो ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि अगर रिटेलर उनके पास आया, उनको स्मॉल क्वांटिटी में सेल करते हैं। अगर मान लो डायरेक्ट कंज्यूमर ही आ गया, उनको भी जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंगली वो सेल कर देते हैं। होलसेलर क्या करते हैं कि बल्क में ले लेते हैं और स्मॉल क्वांटिटी में सेल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ रिटेल ट्रेड। इट रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटीज़। अब इसमें क्या है कि बाइंग और सेलिंग दोनों स्मॉल क्वांटिटी में हुई है, लेकिन होलसेल ट्रेड में बाइंग जो है वो बल्क में थी और सेलिंग जो थी वो स्मॉलर क्वांटिटी में थी। रिटेलर ने क्या किया, बाइंग और सेलिंग दोनों चीज़ थी वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में थी। द रिटेलर बाई गुड्स फ्रॉम अ होलसेलर एंड सेल दिस गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर। होलसेलर से खरीदी रिटेलर ने और अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल कर दी। नेक्स्ट वन इज़ रिटेल ट्रेड, ठीक है। रिटेल ट्रेड हो गया। एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड हमने कर लिया कि जो बाउंड्री कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अंदर रह जाता है ट्रेड, वो इंटरनल ट्रेड होता है। एक्सटर्नल ट्रेड होता है इट रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। कि अब जियोग्राफिकल बाउंड्रीज जो कंट्री की, उससे ये काम बाहर चल रहा है। ट्रेड फॉरेन कंट्रीज़ के साथ चल रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं ये एक्सटर्नल ट्रेड है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़। 2 और मोर कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है, तो उसे हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक्सटर्नल ट्रेड है, जहाँ 2 और मोर कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड है। इसके फॉलोइंग 3 टाइप्स हैं, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का आपको पता ही होगा, एंट्री पोर्ट देखते हैं। एक्सपोर्ट मीन्स इट रेफर टू सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री। एक्सपोर्ट मतलब अपने जो गुड्स हैं, प्रोडक्शन यहाँ पे कंट्री में, जैसे मान लो इंडिया में प्रोडक्शन हुई और सेल कहाँ पे कर दिया हमने, फॉरेन कंट्री में। लगा लो जैसे अमेरिका में हमने सेल कर दिया, एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। सेकंड वन इज़ इम्पोर्ट। इट रेफर टू बाइंग ऑफ अ गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। इसका क्या मतलब है कि फ़ॉरेन की जो गुड्स उन्होंने बनाए, फ़ॉरेन जैसे अमेरिका ने गुड्स बनाए और इंडिया ने परचेज़ कर लिया, इम्पोर्ट हो गए, ठीक है। इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स इज़ इनकरेज एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अब देख लो, थोड़ी ज्ञान की बात है, इंडिया वाले जो हैं वो ज़्यादा कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कराते हैं, टेक्नोलॉजी, मशीन्स वगैरह ये ज़्यादा इंपोर्ट होती हैं, कंज्यूमर गुड्स कम इंपोर्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इंडिया है वो खुद ही प्रोडक्शन कर लेता है, जैसे खाने पाने की तो स्पाइसेस इसमें रिच हैं, ठीक है, खुद ही हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी जो होती है एडवांस वाली, ब्रिलियंट वाली, वो इंपोर्ट करा लेते हैं। एंट्री पोर्ट क्या होता है, इट रेफर टू इम्पोर्ट ऑफ गुड फॉर अ परचेज फॉर अ पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। कहते हैं इंपोर्ट कराई और एक्सपोर्ट कर दी। इंपोर्ट किस लिए हुई, ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें, यहाँ से ख़रीदा और वहाँ से बेच दिया, ठीक है। इन एंट्री पोर्ट द गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री बट नॉट फॉर अ कंजप्शन इन होम कंट्री बट फॉर सेलिंग दिस गुड्स टू सम अदर फॉरेन कंट्री। कहते हैं कि एंट्री पोर्ट में क्या हो रहा है, परचेज हो रहे हैं, फ़ॉरेन से गुड्स परचेज़ किए, लेकिन अपनी कंट्री में कंजप्शन नहीं होगी उनकी। फ़ॉरेन से गुड्स आए, फिर फ़ॉरेन को ही, जैसे मान लो अमेरिका से, इंडिया ने अमेरिका से गुड्स परचेज़ किए, ठीक है, और फर्दर चाइना को सेल कर दिया,
ये हो गया एंट्रीपोर्ट। इंपोर्ट किया किसके लिए? एक्सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि इंडिया का भी अपना अल्टीमेटली बेनिफिट हो गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पता था। एंट्रीपोर्ट होता है इंपोर्ट कराया एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एड्स और एक्सिलरी टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड आर दोज एक्सिलरी सर्विसेज दैट मेक इट ईजी टू कैरी आउट ट्रेड। ये जैसे हमने पीछे किया था ना टर्शरी इंडस्ट्री, उसके जैसे ही सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा नेम डिफरेंट है, लेकिन बाकी ज़्यादातर वो सेम ही है। एड्स टू ट्रेड आर दोज एक्सिलरी सर्विसेज दैट मेक इट ईजी टू कैरी आउट ट्रेड। ट्रेड को कैरी आउट करने के लिए एड्स टू ट्रेड बनाया गया है कि वो ईज हो जाए, स्मूथ फ्लो बना रहे। दिस हेल्प इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंस ऑफ ट्रेड विच अराइज इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। कहते हैं कि ये क्यों बनाए गए हैं कि जो हिंड्रेंस है, काफ़ी हिंड्रेंस है ट्रेड में, कॉमर्स में नहीं है, ट्रेड में काफ़ी हिंड्रेंस है, उसे रिमूव करने के लिए एड्स टू ट्रेड को बनाया गया है क्या, ठीक है, जिसमें थोड़ी सी बताया गया है। देखते हैं एड्स टू ट्रेड। आप चाहते हैं ऐसे सीधी भी हो सकती है लाइन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग। एड्स टू ट्रेड ये वही पीछे वाले 5 थे, वही करने हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट कैरी गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू ट्रेडर एंड फाइनली टू कंज्यूमर। ट्रांसपोर्ट का क्या काम होता है कि प्रोड्यूसर से गुड्स उठाए, ठीक है, और जाके कंज्यूमर को दे दिए, ट्रांसपोर्ट हो गया। इट मेक्स फॉर स्पीड एंड एफिशिएंसी इन एक्सचेंज। इससे क्या होता है कि स्पीड और एफिशिएंसी आ जाती है एक्सचेंज में। स्पीडी हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू स्पीडी हो गया कि गुड्स सर्विसेज दोनों चली गई। एफिशिएंसी आ गई कि हाँ अच्छा काम हो गया, बेटर वर्क हो गया, ठीक है। कम्युनिकेशन हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड ट्रेडर। दिस रिमूव हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ, जो गुड्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गए। कम्युनिकेशन क्या थ्रू क्या हुआ कि जो प्रोड्यूसर था उसने होल सेलर को बताया कि ये वाला गुड है, इसके ये फीचर है, ठीक है। होल सेलर ने क्या किया, वही फीचर उसने रिटेलर को बताया कि ये वाला गुड है, उसके ये फीचर है। और जो रिटेलर था उसके बाद जब कंज्यूमर आया, उसने कंज्यूमर को बताया कि ये वाला प्रोडक्ट है, इसका ये नाम है, इसकी ये कंपनी है और इसके ये वाले फीचर्स हैं और इसके ये एडवांटेज है, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन ना होती तो होलसेलर को पता नहीं था चलना कि प्रोड्यूसर ने कौन सी गुड बनाई है। उसने रिटेलर को सेल किया, रिटेलर को भी नहीं पता, उसने कंज्यूमर को सेल कर दिया। अब कंज्यूमर को थोड़ी ना पता है कि इसमें क्या है, इसका क्या फीचर है, उसको तो होगा ना कि दुकानदार ने दिया है तो अच्छा ही होगा। तो कम्युनिकेशन क्या रोल प्ले करती है कि नॉलेज प्रोवाइड कर देती है कि गुड के थ्रू ये वाला गुड है, इसकी ये फीचर है, इसका ये काम है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के थ्रू कौन सी रिमूवल होती है हिंड्रेंस? प्लेस की। बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, लोन एटसेट्रा। बैंक्स जो होते हैं वो लोन्स, क्रेडिट, ये वाली चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर अ स्मूथ फ्लो ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटीज़। ये बैंक्स क्या होते हैं, क्या किसके लिए होते हैं कि वो फाइनेंस प्रोवाइड कर सकें, किनको? इंडस्ट्रीज़ को, जो सारे ट्रेड को फाइनेंस प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि उनका जो ट्रेड का फ्लो चल रहा है वो स्मूथ रहे, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए। बैंक हेल्प आ बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फंड। अगर फंड की प्रॉब्लम आ गई तो वो जो होता है बिजनेसमैन, वो बैंक से लोन ले सकता है, उससे हेल्प ले सकता है। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड अ फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लिमिट एटसेट्रा। ओवरड्राफ्ट होता है कि एक बना देते हैं, बाद में बताएंगे, ऐसे आपको कन्फ्यूजन होगी, आप फर्दर आगे चलते जाओगे ना तो आ जाएगा। ओवरड्राफ्ट आप लगा लो जैसे क्रेडिट ही हो गया, क्रेडिट पे दे देते हैं। कैश क्रेडिट, कैश ही हैंड में पकड़ा दिए, ये पेपर पे होता है और ये सीधी कैश ही हो जाती है, ठीक है। इन फॉरेन करेंसी इन केस फॉरेन ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। इसमें लिखा गया है कि फ़ॉरेन में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उससे जो बैंक है वो आपको फ़ॉरेन की करेंसी प्रोवाइड कर देता है, जिससे कोई मुश्किल नहीं आती, इजीली ट्रेड अपना चलता रहता है। नेक्स्ट वन इज़ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पीछे भी हमने पढ़ा था। इंश्योरेंस किससे इंश्योर करती है? रिस्क से, कि रिस्क वो मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। देयर आर अ नंबर ऑफ रिस्क इन एनी बिजनेस, इन ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ की जो रिस्क है वो सारे ही बिजनेस में होता है, सारी बिजनेस एक्टिविटी में रिस्क होता ही होता है। दिस कैन बी कवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी के हेल्प से ये कवर किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक to make good the loss by receiving a small amount of premium in advance so as a consideration। क्या करते हैं कि जो प्रोड्यूसर होते हैं ना,
इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं ना, वो बता देते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ की इंश्योरेंस करानी है तो आपको मंथली प्रीमियम देना पड़ेगा इतना इतना, अगर आपका कोई नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम करेगी। आप जब बाइक वगैरह लेती हो, कोई कार वगैरह लेते हो, तो उसके आप इंश्योरेंस करा देते हो, अगर उसको कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम देती है। वेयर हाउसिंग, इट रेफर टू होल्डिंग ऑफ गुड्स अंटिल दे आर फाइनली कंज्यूम्ड। वेयर हाउस क्या करता है कि गुड को होल्ड करके रखता है, अपने पास रखता है, उनकी देखभाल करता है, सेफ रखता है, उनको फ्रेश रखता है जब तक उनकी फाइनल कंजप्शन नहीं हो जाती। वेयर हाउस हेल्प द बिजनेसमैन टू ओवरकम अ प्रॉब्लम ऑफ अ स्टोरेज। वेयर हाउस से आप स्टोरेज की प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो। अगर आप मान लो कि सीजनल है आपकी जो डिमांड है वो सीजनल है, तो जो वेयर हाउस क्या करते हैं कि उसको स्टोर करके रख लें, तो अपने पास जब डिमांड आई तब सेल कर दो, ठीक है। वेयर हाउस परफॉर्म अ यूजफुल फंक्शन बाय मैचिंग सप्लाई विद डिमांड। जब अब देखो कितनी अच्छी लाइन आई है, वेयर हाउस बड़ा अच्छा फंक्शन प्ले करता है कि जब डिमांड आई तभी उसकी सप्लाई हो गई, दोनों मैच हो कि डिमांड आई पीछे ही सप्लाई आ गई, किसी को कोई खराबी नहीं आई, जब डिमांड आई तभी सप्लाई हो गई। एडवर्टाइजिंग, in order to find a customer, the producer had to inform the prospective customers about the utility and feature of this his product। कहते हैं कि अगर मान लो एक प्रोड्यूसर है, उसे कंज्यूमर अपने ग्राहक बनाने हैं, तो वो क्या करेगा कि अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देगा, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देगा, उसकी फीचर देगा, किन्हें, कंज्यूमर्स को, उन्हें पता चलेगा कि हाँ ये वाला गुड मार्केट में आ चुका है। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही ये होता है, उसको और कोई भी है ही नहीं जिससे आप अपने गुड्स की इंफॉर्मेशन दे सकते हो। एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली प्रमोट्स द सेल ऑफ गुड्स। एडवर्टाइजमेंट से जो गुड्स एंड सर्विसेज है इनकी प्रमोशन ज़्यादा हो जाती है, प्रमोट हो जाती है, प्रमोशन हो जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की। इट हेल्प द ट्रेडर टू सेल देयर गुड्स एंड कंज्यूमर टू गेट गुड्स ऑफ देयर चॉइस। कहते हैं कि इससे क्या होता है, एडवर्टीजमेंट से जो प्रोड्यूसर है उनका गुड सेल हो जाता है, और जो कंज्यूमर है उनको जैसा गुड चाहिए, जैसा प्रोडक्ट चाहिए, उनको वैसा मिल जाता है। इसके साथ हमारा ये क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ से ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू हुआ है बिजनेस रिस्क। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसी वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा और बड़ी ना हो, लिमिटेड ही रह जाए। जल्दी करते हैं। बिजनेस रिस्क, एनीथिंग दैट थ्रेटन अ कंपनीज एबिलिटी टू अचीव इट्स फाइनेंशियल गोल इज कंसिडर एज अ बिजनेस रिस्क। कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कंपनी को उसके कि उसके स्ट्रेंथ को कम करे कि आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव नहीं कर सकते, कि आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, उसे हम कह देते हैं बिजनेस रिस्क। बिजनेस जो है उसको रिस्क है कि कोई ना कोई चीज़ इंटरनल या एक्सटर्नल कोई ना कोई उसको इफेक्ट करेगा, जिससे कि उसकी फाइनेंशियल नीड जो पूरी नहीं हो पाएगी। समटाइम कॉज ऑफ रिस्क इज़ एक्सटर्नल टू द कंपनी। कभी होता है इंटरनल, कि कंपनी के अंदर ही अंदर, कभी होता है कि बाहर, जैसे बाहर वाले इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो गया जिससे बहुत ज़्यादा रिस्क क्रिएट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल डिक्लाइन इन ए डिमांड ऑफ क्लॉथ्स। अगर आपकी क्लॉथ्स की इंडस्ट्री है, डिमांड कम हो गई, उस फैब्रिक की डिमांड कम हो गई, आपका उसके लॉस, अल्टीमेटली लॉस हो जाएगा। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, नेचर कैसा होता है? हेयर आर सम पॉइंट्स। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। बिजनेस रिस्क क्यों होता है? अनसर्टेनिटीज होती है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया कि भविष्य में ऐसा होगा या ऐसा होगा, ये अनसर्टेन होता है। अनसर्टेनिटीज़ मीन व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। अनसर्टेनिटीज़ क्या होता है कि जिसमें आपको बिल्कुल नहीं पता होता कि इन फ्यूचर में क्या हो जाए। आप जस्ट हिंट ही होता है कि हाँ फ्यूचर में हो सकता है कि डिमांड कम हो जाए, क्योंकि पिछले इतने सालों से ऐसा होता आ रहा है, हो सकता है इस बार भी थोड़ी डिमांड कम हो जाए। एग्जैक्टली आपको नहीं पता होता, आप जस्ट एक तुक्का कह लो वो लगा रहते हैं। जैसे चेंज इन डिमांड, आप हिंट लगा सकते हो कि हाँ आने वाले सालों में डिमांड जो है उसका बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। सेकेंड वन, रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क, जैसे हमें पता है कि प्रॉफिट होता है अगर रिस्क हो, रिस्क इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। रिस्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, रिस्क कैन बी रिड्यूस बट कैन नॉट बी एलिमिनेट। कहते हैं कि रिस्क जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का। अगर आपने प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको रिस्क भी लेना ही पड़ेगा, रिस्क बेयर करना ही होगा।
कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है जो रिस्क को एलिमिनेट कर सके। आप जस्ट उसको रिड्यूस कर सकते हो, उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हो, लेकिन उसको बिल्कुल ख़त्म एलिमिनेट नहीं कर सकते। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ अ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आपका रिस्क भी बड़ा होगा, ठीक है। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आपका रिस्क भी कम होगा। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। लार्ज बिजनेस सर्विस लार्ज रिस्क एंड स्मॉल बिजनेस सफ़र स्मॉल रिस्क। वही मैंने बताया थी आपको पहले। प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। अगर आप रिस्क लेते हो तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर मतलब ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है, सीधी सी कहने की बात है। अगर आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, आपको लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट इज़ अर्न ओनली बाय बेयरिंग रिस्क, नो गेन। एन एंटरप्राइज बेयर रिस्क टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक कह लो कॉजेज़ ऑफ रिस्क की। रिस्क के कॉजेज़ कौन से होते हैं? द कॉमन कॉजेज़ ऑफ रिस्क आर नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ ऑफ रिस्क इंक्लूड फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक आ गए, साइक्लोन्स आ गए, अदर नेचुरल डिजास्टर्स डेट लेड टू अ लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। टू ओवरकम फ्रॉम दीज लॉसेज बिजनेस टेक इंश्योरेंस। कहते हैं कि नेचुरल रिस्क आ गए, फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक आ गए, साइक्लोन्स आ गए कि जिससे कि बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हुआ है। वो क्या होता है कि इसको बेयर करना, इसको मतलब कि हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर कराया हुआ है, अगर इंश्योरेंस कराई होगी तो वो आपका ओवरकम हो जाएगा, जो लॉस है वो कम हो जाएगा। सेकंड वन इज़ ह्यूमन causes of risk refer to negligences at a work, strike, work stoppage and mismanagement. ह्यूमन causes कैसे हो सकते हैं, इसमें रिस्क कैसे आ सकते हैं कि वर्क में मना करते, स्ट्राइक्स करते, जैसे वर्कर जो है वो स्ट्राइक करते कि हमारी जो है वो इनकम बढ़ाओ, ठीक है। वो अपना काम छोड़ दें, अच्छे से काम ना करें, मिसमैनेजमेंट हो जाए, कोई अच्छे से ध्यान ना दे। ह्यूमन कॉजेज़ ऐसे भी हो जाते हैं। बिजनेस रिस्क ह्यूमन कॉजेज़ से भी हो जाते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए। इकोनॉमिक कॉजेज़ इन्वॉल्व थिंग्स सच एज राइजिंग प्राइजेज ऑफ अ रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट, राइजिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरिंग एंड कंपटीशन। कहते हैं कि अगर मान लो कि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, अल्टीमेटली प्रोडक्शन ज़्यादा हो, मतलब प्रोडक्शन पे कॉस्ट ज़्यादा आएगी और महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है, जिससे फाइनेंस ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और लेबर कॉस्ट हो गई, ठीक है। लेबर जो है वो कहते हैं हमें ज़्यादा दो, हमें हमारी लेबर ज़्यादा दो, कम देते हो आप, वहाँ पे भी खर्चा आ गया। राइजिंग इंटरेस्ट रेट फॉर बोरिंग जैसे मान लो कि आप कोई ले रहे हो, लोन ले रहे हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तब भी खर्चा आ गया। और कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। कंपटीशन ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, एडवांस करना पड़ेगा आपको अपना बिजनेस, जिसके ऊपर और खर्चा होगा। इकोनॉमिक कॉजेज़ भी बिज़नेस को रिस्क में ला सकते हैं। अगर आप डिमांड, जैसे आप इन्वायरमेंट को सूट नहीं कर पाते, ठीक है, अपना बिजनेस को इन्वायरमेंट से फ्लेक्सिबल नहीं कर पाते, आपका बिजनेस डूब भी सकता है, आपका बिजनेस रिस्क में रहेगा, ठीक है। हो सकता है आपका बिजनेस बंद हो जाए। लास्ट वन इज़ फिजिकल कॉजेज़। ऑल द कॉजेज़ विच रिजल्ट इन डैमेज ऑफ एसेट आर कंसिडर एज फिजिकल कॉजेज़। हो सकता है कि आपका जो आपके एसेट्स हैं, मशीनरी वगैरह है, आपकी बिल्डिंग वगैरह है, उसमें कोई लॉस हो जाए, आपकी जो मशीनरी है वो आउटडेटेड हो जाए, टेक्नोलॉजी जो मतलब कि आपके पास एक मशीन है जो फैब्रिक बनाती है सिल्क का, ठीक है, लेकिन डिमांड आ गई ज़्यादा कॉटन की, आपकी क्या हो गई, वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, ठीक है, जिससे आपको और रिस्क हो गया और अब आपको नई लानी पड़ेगी और हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसकी भी डिमांड कम हो जाए। ये रिस्क होता है। अब इसीलिए कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट के जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है उसके फ्लेक्सिबल हो जाए ना अगर आपका बिज़नेस, तो आपका बिज़नेस बहुत इजीली रन करेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिज़नेस रिस्क यहाँ तक ख़त्म हो गया आपका चैप्टर। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ा है जहाँ कुछ नहीं किया आया तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं वो सेपरेट वीडियो बना दूंगी उस टॉपिक के ऊपर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक्स में, किसी भी टॉपिक्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपके पास मेरे लिए मुझे थोड़ा गाइड करने के लिए टिप्स हैं कि मैं कैसे टीच कराऊँ, मेरी कोई प्रॉब्लम आ रही है वीडियो बनाने में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए, मुझे आप मोटिवेट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।